औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान साहब, मोहतरम फैसल साहब, इंतहाई मोहतरम असातिज़ा कराम, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब ने काफ़ी डिटेल में बता दिया हमारा यहाँ पे आज आने का मकसद क्या है। मैं आपसे कुछ थोड़ी तफसील से बात करना चाहूँगा और फिर उसके बाद एक मुख्तसर बात मैं कोशिश करूँगा मैं आपसे करूँ। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उनमें हमारी कोशिश होगी कि डिटेल जो आपको अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है तो वो डिटेल आपको हम क्वेश्चन आंसर्स में मुहैया कर सकें। अभी चौधरी साहब ने भी बात की, मैं भी वहीं से बात शुरू करना चाहूँगा कि दुनिया में आप सब माशाल्लाह पढ़े लिखे नौजवान हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जो हुकूमतें बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं उनका मकसद क्या होता है। किसी भी मुल्क में अब तो हज़ारों साल से हुकूमतें कायम हैं, लेकिन ये हमेशा से नहीं थी। इंसान अलग अलग रहते थे। हंटर गैदरर के दौर में इंसान रहता था, उसको कबीलों की, उसको हुकूमतों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसे जैसे तमद्दुन ने तरक्की की, हमारी हुकूमतें बनना शुरू हुई, मुल्क बनना शुरू हुए और फिर उसकी ज़रूरियात ने जन्म लिया कि जब आप एक मुआशरे में रहते हैं और इंसान की तरक्की के लिए आपको क्या काम करना पड़ता है, उन ज़रूरतों ने अपना सर उठाना शुरू किया और इंसानों ने अपने बादशाहों के मातहत रह के काम करना शुरू किया। और चंद सदियां पहले इंसान ने ये सोचा कि बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है ये हमारे मसाइल का हल नहीं है, हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं, उन्हें अपने और अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। उसकी क्या वजह है कि हमारे ही जैसे लोगों को हम अपना हुक्मरान बना लेते हैं। वजह ये होती है कि हम ये चाहते हैं कि जो हुक्मरान आएँ और जो मुल्क में हुकूमतें बने वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें, वो एक मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने के लिए काम करें, वो जस्टिस को तरवीज दें, इंसाफ का निज़ाम मुल्क में कायम करें, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, लोगों की इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए सोचें, पॉलिटिकल वेलफेयर के लिए सोचें, अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। ये वो ज़िम्मेदारियाँ हैं जो ज़िम्मेदारियाँ दे के हम अपने हुक्मरानों को हुक्मरानी का हक़ देते हैं और उन्हें अपने ऊपर हुक्मरान बना के बिठा लेते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। पाकिस्तान एक फेडरल हुकूमत रखता है, एक फेडरेशन है जिसके 4 सूबे हैं और हम सिर्फ एक ही फेडरेशन है दुनिया में जिसमें उसका एक फेडरेटिंग यूनिट 52% ऑफ फेडरेशन है। मतलब ये है कि एक सूबा तीनों को मिला के भी, जो बाकी 3 सूबे हैं उनको मिला के भी उनसे बड़ा है। ये रिकॉर्ड सिर्फ दुनिया में हमने कायम किया। दुनिया में और कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है जिसका एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी सबसे बड़ा हो। जो तकसीम है हमारे सूबों की वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और ये चीज़ अब 80 साल में हमने साबित कर ली कि बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल हों, उन्हें भी बलूचिस्तान की आवाम तक पहुँचाना मुमकिन नहीं है। और अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई है उसको भी कंट्रोल करना बिकॉज ऑफ देयर एरिया, वो हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, मुमकिन नहीं हो रहा। तो हमारी जो तकसीम सूबों की है उसमें 2 सूबों की मैंने बात की, जो बाकी 2 हैं
उनकी हालत भी कोई ऐसी काबिल फ़ख्र नहीं है बदकिस्मती से। मैं यहाँ अपनी बात शुरू करना चाहूँगा वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट से, जिसमें एक रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बनाई जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान एट 100 रखा। पाकिस्तान 2047 में 100 साल का हो जाएगा। अभी हम वी आर इन टू आर 79th ईयर, तो 2047 में हम 100 साल के होंगे। इस रिपोर्ट में उन्होंने डिस्कस किया कि पाकिस्तान ने अगर मिडिल इनकम या अपर मिडिल इनकम कंट्री बनना है तो उसके लिए उसके रास्ते में रुकावटें कौन सी हैं। जो सबसे पहली रुकावट उन्होंने मेंशन की है वो हमारी रीजनल इनइक्वालिटीज़ हैं। हमारे मुल्क में जो भी तरक्की जैसी भी हुई वो एक जैसी तरक्की नहीं हुई। हमने पिछले 79 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है। अगर आप देखें, सिंध में कराची के अलावा आपको कोई शहर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। पंजाब में हम सबको ये गिला है कि सारा जो बजट है वो लाहौर में लगाया जाता है। इसी तरह पेशावर सूबा सरहद का डेवलपमेंट बजट का ज़्यादा हिस्सा लेता है, और इसी तरह से कोयटा जैसी भी तरक्की बलूचिस्तान में है वो कोयटा के बाहर आपको नज़र नहीं आती। और इस्लामाबाद एज ए फेडरल कैपिटल हो गया। तो 78 ईयर्स में हमने सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ डेवलप किए हैं, और ये इतनी बड़ी एक रीजनल इनइक्वालिटी है। अगर आप सूबों में देखें तो पंजाब सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर शहरों में देखें तो वो 5 कैपिटल सिटीज़ हैं। इसी तरह वीकनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, हमारे इदारे मजबूत नहीं हो सके, और उसमें भी शायद बहुत बड़ा हाथ इसीलिए है कि हमारे सूबे गवर्नेबल नहीं हैं। जो काम सूबों को करना चाहिए, जो मैंने अभी आपके सामने एक लिस्ट पढ़ी जिसके लिए हुकूमतें बनाई जाती हैं, सूबों ने वो काम करना था, अनफॉर्चुनेटली सूबे वो कर नहीं सके। और जैसे चौधरी साहब ने भी कहा, ऐसा नहीं है कि पिछले 80 ईयर्स में सब के सब हमारे जो हुक्मरान थे वो इनकॉम्पिटेंट थे या करप्ट थे। उनमें अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अच्छे लोग भी परफॉर्म नहीं कर सके क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड मिला ही नहीं है। तो हमें देखना है कि वो उसमें जो ये रिपोर्ट डिस्कस कर रही है कि वीक इंस्टीट्यूशंस और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा करप्शन की सूरत में निकलता है। जब आपके इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो उस सोसाइटी में करप्शन ज़्यादा फलती फूलती है, क्योंकि आपको इंसाफ मिल नहीं रहा, इदारे अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकते, वो सिर्फ ताकतवर के इशारे पे चलते हैं। और जमहूरियत तो बनाई ही इसलिए गई थी, अगर आप में कोई पॉलिटिकल साइंस के या सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो वो जानते हैं कि हुकूमत इसीलिए बनाई जाती है कि कमज़ोर शख्स को, आम आदमी को ताकतवर के जुल्म और जबर से बचाया जा सके। हमारे यहाँ जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो फिर एक आम आदमी जो है वो महफूज नहीं रह सकता किसी ताकतवर के जुल्म से। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही वो लोकल गवर्नमेंट का ना होना, डिसेंट्रलाइजेशन का ना होना। हमारे आज अगर हम देखें पाकिस्तान में तो हमें मुकम्मल सेंट्रलाइजेशन नज़र आती है। हमें लोकल गवर्नमेंट तो हमने कभी बनाई नहीं, कभी बनती है जब माशाअल्लाह लगता है, और जैसे ही जमहूरियत आती है तो सबसे पहले शहादत जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट की होती है। और मैं ये मैंने लिखा भी कई जगह पे और मैं ये कहता भी हूँ कि 3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं, आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़मरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है, उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे जैसे और भी मुल्क हैं, आप जानते हैं पाकिस्तान इज़ 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अगर हम पॉपुलेशन में देखें। तो बाकी जो मुल्क हैं, अगर हम 10 बड़े मुल्कों का जिक्र करें तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी गवर्नेंस कैसी है, वो अपने मुल्क को किस तरह से चला रहे हैं।
इसमें चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। इंडोनेशिया जो तकरीबन हमारे जैसा है, 27-28 करोड़ की आबादी का मुल्क है, 34 प्रोविंसेस हैं इंडोनेशिया में। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, 5वें नंबर पे हैं, और हमारे सिर्फ 4 सूबे हैं। तो ये एक यूनिक मिसाल, जिस तरह से हमने फेडरेटिंग यूनिट्स की बात की, इसमें भी हमारी यही है कि हम 5वां बड़ा मुल्क है, सिर्फ 4 सूबों के साथ हम अपना इंतज़ाम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नाइजेरिया जो 6ठे नंबर पे दुनिया में आबादी के लिहाज से आता है, 20 करोड़ 21 करोड़ उसकी आबादी है, 27 प्रोविंसेस नाइजेरिया के हैं। ब्राज़ील अगेन तकरीबन 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और 36 उसमें उसकी स्टेट्स हैं। बांग्लादेश यूनिटरी स्टेट है, उसके हैं सूबे वहाँ पे हैं ही नहीं। रशिया 142 मिलियन, और इसको ज़रा आप देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्योंकि आबादी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना इसका एरिया ज़्यादा है। दुनिया का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। 142 मिलियन की पॉपुलेशन पे इनके 46 प्रोविंसेस हैं, 22 रिपब्लिक्स हैं, और 9 टेरिटरीज़ हैं। ये सारे इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। यही हालत हमारी बलूचिस्तान में, जैसे मैंने कहा था कि हमारा रकबा इतना ज़्यादा। और मैक्सिको 10वें नंबर पे है, 13 करोड़ की आबादी है, और 31 स्टेट्स हैं मैक्सिको में। ये सारा हमारा हमने देखा। अब पाकिस्तान में जो पहला सेंसस हमारा हुआ वो 1951 में हुआ। उस वक्त पाकिस्तान की टोटल आबादी जो थी वो 33 मिलियन थी, 3 करोड़ 30 लाख का मुल्क थे हम। आज हम 25 करोड़ का मुल्क है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वही हैं जो उस वक्त थे। जो 3 करोड़ की आबादी पे थे वही आज 25 करोड़ की आबादी पे हैं। पंजाब जो 2 करोड़ की आबादी का सूबा था इन 1951, अभी तकरीबन 13 करोड़ की आबादी का सूबा बन चुका है। इसी तरह सिंध 6 मिलियन 60 लाख टोटल आबादी थी सिंध की 1951, जो अभी 55.6 तो 5.5 करोड़ से बड़ा सूबा ये भी बन चुका है। खैबर पख्तूनख्वा की टोटल आबादी 5.8 मिलियन से शुरू हुई थी 51 में, अभी ये 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा बन गया, जिसमें अब कहते हैं कराची शायद 3 करोड़ के करीब है। बलूचिस्तान 1951 में सिर्फ 11 लाख की आबादी का एक सूबा था, जो अब बढ़ के तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी पे चला गया। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में रख के देखें तो पंजाब इस वक्त, अगर हम मुल्कों के साथ इसका मुआवजा करें तो दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क ऐसे हैं जो पंजाब से बड़े हैं। 12 मुल्क, 200 के करीब मुल्क हैं आप जानते हैं, और 12 सिर्फ ऐसे मुल्क हैं जो आबादी में पंजाब से बड़े हैं। उनमें चाइना, रशिया, ये अमेरिका और इंडिया, ये सारे जो 150 करोड़ की आबादी के मुल्क हैं वो भी शामिल हैं। सिंध आबादी के लिहाज से दुनिया का 32वां बड़ा मुल्क हो सकता है अगर ये हम मुल्कों में रख के इसको देखें। इवन केपी जो बलूचिस्तान के बाद आबादी में सबसे कम है, वो भी सिर्फ 41 कंट्रीज़ हैं जो आबादी में केपी से ज़्यादा हैं। बलूचिस्तान 172 कंट्रीज़ दुनिया में हैं जो रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। तो ये हमारी तकसीम है बदकिस्मती से जो हमने अपने सूबों में कर रखी है। अब जब हम ये सब काम करते हैं तो इसका फिर कुछ नतीजा भी निकलता है। अगर हम अपनी
अपनी गवर्नेंस को ठीक नहीं करते तो इसका नतीजा क्या निकलता है, वो मैं आपके सामने अब रखना चाह रहा हूँ। एक सर्वे जो UN ने एक सर्वे किया जिसमें उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर 167 कंट्रीज़ को सर्वे किया और हमारा नंबर उसमें 140 है। ये जितने मैं पढ़ूंगा आपके सामने सस्टेनेबल गोल्स ये हैं जो इंटरनेशनल सर्वे में, आप देखेंगे कि हर जगह पे हम बॉटम 10% में आ रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, 193 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ है, वी आर एट 168। रूल ऑफ लॉ, अब तो और भी शायद इसमें बेहतरी आ गई हो, 142 कंट्रीज़ का सर्वे हुआ और हम 129th कंट्री थे उसमें। स्टंटेड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिन्हें हम खाना नहीं दे सकते, जिनकी स्टंटिंग ग्रोथ हो रही है, जिनके ना दिमाग डेवलप होंगे ना जिस्म डेवलप होंगे जब वो बड़े होंगे। ऐसे बच्चों की तादाद 44% है, आधे बच्चे तकरीबन हमारे पास ऐसे हैं। और ये आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, जब आप लोग अपने करियर की पीक पे पहुंच रहे होंगे तो ये आपके पैरों की सबसे बड़ी जंजीर होंगे। आधी आबादी ऐसी होगी जो काम करने के काबिल ही नहीं होगी। और ये ने इनकी जिम्मेदारी सूबों के ऊपर थी और हमारे ऊपर भी। अभी आपके सामने चौधरी साहब ने काफ़ी लंबी बात की हमारे मज़हब के ऊपर भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर भी। हम ये जानते हैं कि हमें ये बताया गया है कि अगर आपका हमसाया भूखा है तो आपसे पूछा जाएगा। और एक जगह ये भी बताया गया कि हमसाए 40 घर तक होते हैं। हमारी आधी आबादी अगर खाना नहीं खा रही और स्टंटिंग ग्रोथ उसकी हो रही है, हम सब जिम्मेदार हैं। हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसी का हल लेके हम आपके पास हाजिर हुए हैं। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। जो आज हमारे मसाइल हैं वो हम हल नहीं कर सके। हमारी जो जनरेशन है उसने फेल किया है इस मुल्क को, हमसे पहले वाली जनरेशन ने भी इस मुल्क को फेल किया है। आपके पास इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान में हमारा लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। अगर हम साइन करने वालों को भी पढ़ा लिखा माने तो फिर भी वो कोई 67% के करीब पहुंचता है। पढ़े लिखे तो बहुत ही कम है। हमारे इस वक्त आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनकी स्कूल जाने की उम्र थी और हम उन्हें स्कूल नहीं भेज सके, वो 2.5 करोड़ है। और ये नंबर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। जिन मुल्कों की आबादी 150 करोड़ है वहाँ भी ये नंबर नहीं है। हमारी 25 करोड़ की आबादी में 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए था वो स्कूल नहीं जा रहे। अगेन आज से 10 साल 15 साल के बाद ये अनएम्प्लॉयबल यूथ होगी। ये अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, ये अनएम्प्लॉयबल होंगे, क्योंकि अनपढ़ शख्स तो अब शायद मजदूरी भी नहीं कर सकेगा। उसके लिए भी उसको कुछ पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, जो हम नहीं कर पाए, जो हमारी सूबाई हुकूमतें नहीं कर पाई। और अगेन ये बच्चे वो हैं जो कल जब आप अपने करियर की पीक पे होंगे तो ये आपके पैर की जंजीर बनेंगे, आपके आगे बढ़ने के रास्ते में ये सबसे बड़ी रुकावट होंगे। तो हम खुद अपने लिए, फॉर आवर ओन फ्यूचर, और अपनी आखिरत के लिए इस चीज़ को सोच के रखें। देखें कि जब हम लोग, हमारे बच्चे खाना नहीं खा रहे, खाना उन्हें नहीं मिल रहा, तो हम जो 1% हैं, आप लोग वो खुशकिस्मत 1% हो पाकिस्तान के नौजवानों में जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन ले पा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है
कि हम इस सिचुएशन को बेहतर करें, अपने मुस्तकबिल के लिए भी। मुल्क का मुस्तकबिल कैसे बनता है? वो मेरे और आपके मुस्तकबिल से मिलके बनता है। और अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। हमारा कोई सियासी नज़रिया नहीं है, हम सियासत करना नहीं चाहते, ना मैं करना चाहता हूँ, ना चौधरी साहब करना चाहते हैं, ना फैसल साहब करना चाहते हैं, मेरा ख्याल नहीं करना चाहते। हम आपके सामने एक एकेडमिक डिस्कशन लेके आए हैं। हम आपके सामने इसलिए आए हैं कि एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है। तो मैं आपके सामने बात कर सकता हूँ, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। फैसल साहब ने आपको यहाँ पे इकट्ठा किया, वो ये कर सकते थे, उन्होंने आपको यहाँ बिठाया। आप क्या कर सकते हैं? आप अगर आज इस डिस्कशन से ये समझते हैं कि ये ठीक बात हो रही है, आप ये समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो आपको इसका एम्बेसडर बनना चाहिए, आपको इस नज़रिए को लेके आगे चलना चाहिए। बग़ैर किसी सियासी मसलहत के हमें ये काम करने चाहिए। मैंने अर्ज़ किया, हम तो कोई सियासत में हिस्सा लेना नहीं चाहते, लेकिन आप लोग ले भी सकते हैं, ना भी लेना चाहें तो फिर भी ये हर शहरी की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के लिए, अपनी यूथ के लिए। इस मुल्क ने 2.5 करोड़ बच्चों को ये स्कूल नहीं पहुंचा सका, 44 बच्चों की ये स्टंटिंग ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इसने आपको यूनिवर्सिटी में पहुंचा दिया। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको लेके आप आगे बढ़ें। बहुत से मुल्कों ने, लाइक इंडिया ने, अपने सूबों को छोटा किया, और अगर कभी आपका अगर ये इंटरेस्ट होगा और आप ये बात सुनना चाहेंगे तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि जब उन्होंने अपनी स्टेट्स को डिवाइड किया तो उसका नतीजा क्या निकला, किस तरह से वहाँ पे वो बेहतरी लेके आ गए अपने कामों में।